नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। राष्ट्रीय विकास पर हुई चर्चा। सम्मेलन में 13 सीएम और 16 डिप्टी सीएम हुए शामिल। हरियाणा में तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार। नायाब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पर दिखी एनडीए की पावर। भारत कनाडा के रिश्तों पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान। बोले, कनाडा के साथ खराब नहीं करना चाहिए रिश्ता। तो राशिद अलवी ने कहा, विवाद से कम हो रही हमारी प्रतिष्ठा। दिल्ली के प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी के पास नहीं है कोई जवाब। आर्जिकर मामले में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जल्द दायर करेगी चार्जशीट। ईडी ने दर्ज किया संदीप घोष का बयान। तो अदालत ने जमानत देने और बंद कमरे में सुनवाई से किया इनकार। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों, संविधान का अमृत महोत्सव और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास के 50वें वर्ष के बारे में चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में 13 सीएम और 16 डिप्टी सीएम के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पिछले कई वर्षों में इस तरह का एनडीए मुख्यमंत्रियों का ये पहला सम्मेलन है। महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मिली जीत से भाजपा में खुशी की लहर है। वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज तो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ चंडीगढ़। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के अंदाज को समझिए। हमने पहले भी कई सारे मुख्यमंत्रियों और इस तरह के शपथ ग्रहण के समारोह को देखा है। शपथ के बाद पार्टी होती है, शाम में जलसा होता है, लोग इंजॉय करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने इस मौके का इस्तेमाल एक बैठक और देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत की। यह होता है कोई व्यक्ति जो देश के बारे में लगातार सोचता रहता है। आपने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल देश के तमाम बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपने वहां पे चर्चा की। तमाम विषयों के साथ साथ ये भी गृह मंत्री के द्वारा अपडेट कराया गया कि कैसे पिछले 2 महीने के अंदर 150 से ज्यादा नक्सलियों को खात्मा किया गया है। क्या क्या थ्रेट्स हैं, किस तरीके से दुनिया में माहौल बदल रहा है, हिंदुस्तान में क्या करना है, किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। साथ ही साथ केंद्र से चलाए जाने वाले तमाम जो योजनाएं हैं उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है अलग अलग राज्यों में, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्रियों और डिप्टी मुख्यमंत्रियों से इनपुट लिया गया। यह होता है काम करने का तरीका कि आपने एक शपथ ग्रहण समारोह में तमाम लोगों को आमंत्रित किया तो खटाखट मीटिंग करके देश के बारे में जो चर्चाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, कई बताया गया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी कुछ कुछ समस्याएं भी बताई, उसको भी नोट डाउन किया गया है। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का अंदाज। जी, वहीं नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। इसके अलावा कई राज्यों के सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान एनडीए की पावर देखने को मिली। बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। गजब की खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए, यहां तो शपथ ग्रहण कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन जिलेबी की तरह इन लोगों ने अपनी ही चीजों को इतना घुमाया कि ये जीत हार में तब्दील हो गई। बहुत बड़ी जीत है।
कोई आसान काम नहीं होता कि 2 बार आप सरकार में रहे, एन मौके पे आप मुख्यमंत्री को भी बदलें, इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो और उसके बाद भी आप चुनाव जीतें। तो इस जीत के लिए संगठन, कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, खास करके जो जमीन पे जिन लोगों ने काम किया, और कई सारी गलतियां जो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी करती चली गई, वो इसके लिए जिम्मेदार है। मंत्रियों को नाम देख करके ये लग रहा है कि कंप्लीट बैलेंस बनाया गया है। तमाम लोग जो कोई भी आगे चल करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उन लोगों की भी सुनी गई है। कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा गया है, रीजनल बैलेंस भी देखा गया है, महिलाओं को भी इसमें मौका मिला है। तो मुझे लग रहा है कि अब सैनी साहब को अगले 5 साल तक अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनको अब परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। जी, इस खबर में बात कनाडा विवाद पर कांग्रेस के बयान की। भारत और कनाडा के संबंधों पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा के बीच बहुत अच्छे संबंध है। पंजाब के लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में रह रहे हैं, इसलिए हमें कनाडा के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। अलवी ने कहा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अगर कनाडा में जो कुछ भी हुआ उसमें देश का नाम उजागर किया गया तो इससे हमारा सम्मान कम होगा। ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है। कनाडा ने भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक हिंदुस्तान के उच्चायुक्त के ऊपर, हाई कमिश्नर के ऊपर आप ये कह रहे हो कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, वहां जो हत्या हो रही है वो करवा रहा है, और आप कनाडा की बात को सच मानकर ये चन्नी और ये अलवी ये इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जैसे हमने कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है। हकीकत क्या है? हकीकत तो जस्टिन ट्रूडो ने वहां के आयोग में जो बयान दिया उससे ही साफ हो गया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के इनपुट के आधार पे। और ये साउथ एशियन कम्युनिटी है कौन? ये खालिस्तानी। खालिस्तानियों को आप पनाह दोगे कनाडा के अंदर, आतंकियों को पनाह। कौन है ये पन्नू? ये चन्नी की हिम्मत है पन्नू के खिलाफ बयान दो? ये अलवी की हिम्मत है खालिस्तानियों के खिलाफ बयान दो? तो आप कनाडा के प्रोपेगेंडा में आकर आप हिंदुस्तान के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो। लोग जब आपको कहते हैं कि गद्दार है, देशद्रोही हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो ये आरोप गलत नहीं लगता, क्योंकि अभी तो हर विपक्षी पार्टियों के बात कहना चाहिए कि हिंदुस्तान इस तरह की चीजों को न बढ़ावा देता है ना ही करता है। और कनाडा अगर हमारे एक वेल रिप्यूटेड एम्बेसडर के ऊपर, हाई कमिश्नर के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है, तो सरकार जिस तरह से एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रही है, जिस तरह से कनाडा को सबक सिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन ये जयचंदों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जी, और अब बात दिल्ली में प्रदूषण पर मचे घमासान की। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के पीछे असली कारण भाजपा शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर भाजपा ने आतिशी सरकार को घेरा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत चिंताजनक है। सीएम आतिशी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई काम ही नहीं किया है। आम आदमी पार्टी एक दशक से दिल्ली पर शासन कर रही है, लेकिन उसने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया। उनके पास अभी तक कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है आखिर दिल्ली में प्रदूषण का? देखिए, एक तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहां दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसमें जो मेजर कंपोनेंट है प्रदूषण का वो धूल है। धूल मिट्टी है, सफाई नहीं है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उस वजह से। और दूसरा, ये ज्यादा और गंभीर हो जाता है जब पराली जलती है। हरियाणा तो पराली के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, पंजाब में कंट्रोल नहीं होता। ये आतिशी मार लेना भूल गई एक स्टेट का नाम लेना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब यही कहते थे कि हरियाणा
में बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है। अब वहां इनकी सरकार आ गई है और इतनी, मैं बार बार कहता हूं कि इट्स अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलने में। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, ट्विटर पे वीडियो आना शुरू हो गया है कि कैसे पंजाब में पराली जलाना शुरू हो गया। भाई कितने लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेते हो? तो काम आपका, लेकिन आरोप किसी और के सिर पर लगाना ये केजरीवाल की राजनीति का ट्रेडमार्क है। ये खुद करेंगे नहीं कुछ, और कहीं कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब देना है। आतिशी मान लेना और केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के कहने से कुछ नहीं होता। आपने अभी तक क्या क्या किया ये बताओ। वो तो 0 बटा सन्नाटा है। रात दिन वोट बैंक की राजनीति और केजरीवाल की आरती उतारने में मुख्यमंत्री साहिबा का दिन और समय बीतता है। तो पोल्यूशन के बारे में चिंता के लिए तो समय बचता नहीं है, इसलिए कोई काम होता नहीं है। जी, आखिरी खबर में बात कोलकाता कांड की। आर्जिकर मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। वहीं ईडी ने कोलकाता जेल में आरोपी डॉक्टर संदीप घोष के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। और इस बीच एक विशेष अदालत ने संदीप घोष के साथ कोलकाता पुलिस के निलंबित थाना प्रभारी को जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें दुर्लभतम माना जा सकता है और इससे मृत्युदंड हो सकता है। कितनी बड़ी टेंशन है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी तो पहला ये चाह रही है ये लोग कि बंद कमरे में हो। बंद कमरे का मतलब समझिए, बंद कमरे में आप तब चाहते हो कि कोई खबर बाहर न जाए, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है वो कागजों में ही दबा रह जाए। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के ऊपर ताला लगाना चाहते हैं। तो एक तो ये क्या छुपाने के लिए आप क्यों आप बंद कमरे के अंदर चाहते हो, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि स्पेशल कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, तो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। और जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो ऐसे केस में तो सीधे फांसी ही होती है, दूसरा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान करके अगर लोअर कोर्ट, विशेष अदालत अगर इसको मृत्यु दंड मिलना शुरू हो जाएगा तब तो ये मामला बहुत खतरनाक है। ममता बनर्जी इसी संदीप घोष को बचाने में जुटी हुई थी। ये साफ साफ नेक्सस दिख रहा है कि संदीप घोष जो कुछ भी गलत काम कर रहा था उसके पीछे टीएमसी का बैकअप था। सारी घटनाओं के बाद ममता बनर्जी ने उसे सस्पेंड नहीं किया, एक बड़े कॉलेज में, बड़े इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल बना करके भेज दिया। मतलब आप चीजों को बचाने में जुटी हुई थी। तो ये जो घटना है ये धीरे धीरे प्रेशर कुकर की तरह बंगाल के अंदर वो पक रहा है। सीटी बजेगी टीएमसी की और बहुत बड़ा नुकसान टीएमसी और ममता बनर्जी की पर्सनल इंटीग्रिटी और उनकी साख को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।